आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello guys, this is part 6th of digestion and absorption. ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी करा था वेरियस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में. ओके, और फिर हमने देखा था कौन कौन से ग्लैंड्स जो हैं क्या क्या सेक्रीशन कर रहे हैं. अब इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होता है. बेसिकली जो पूरा प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, वो कैसे होता है. ओके, तो इसको भी हम पहले की तरह जैसे हमने स्टडी करा था, क्या पहले अपने नोट्स से स्टडी करेंगे. आपने आई गेस अभी तक उनको पढ़ के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अप्लाई करा होगा, या जो आपके पास टेस्ट सीरीज वगैरह होगा उस पर अप्लाई करा होगा, तो आपको दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा. ठीक है, जो आपने पहले प्रिपरेशन करी थी और उसको पढ़ने के बाद जो प्रिपरेशन करी है, डेफिनेटली उसमें डिफरेंस होगा. तो नोट्स जो है वो काफ़ी हेल्पफुल हैं, आप उसकी हेल्प से स्टडी कर सकते हैं. तो फिर से हम नोट्स पे चलते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी से उसका रीडिंग कर लेंगे. ओके, तो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन. सबसे पहले अपना क्या होगा प्रोसेस, डिग्लूटिशन और स्वॉलोइंग. तो इसको रीड करते हैं, देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है. तो फूड को सबसे पहले ओरल कैविटी में टेस्ट किया जाता है और उसको यहाँ पे सलाइवा के साथ मिक्स किया जाता है. तो अब आता है यहाँ पे अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब जो अपना फूड हम लेते हैं और उसको सलाइवा के साथ मिक्स कर देते हैं, तो जो मास ऑफ फूड बनता है उसको हम बोलस कहते हैं. तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, सलाइवा प्लस फूड को हम क्या कहते हैं, तो आंसर क्या है, बोलस. अब इस बोलस को पुश कर दिया जाता है कहाँ पे, फेरेंक्स के अंदर, और फिर फेरेंक्स से ईसोफेगस में, यानी कि अपने फूड पाइप में. इस पूरी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, स्वॉलोइंग. यानी कि जब फूड आपका कहते हैं ओरल कैविटी से लेके ईसोफेगस तक पहुंच जाता है, तो वो पूरा प्रोसेस क्या है, स्वॉलिंग का प्रोसेस है. अब इसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं, वॉलंटरी स्टेज, फेरेंजियल स्टेज, ईसोफेजियल स्टेज. तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, सबसे पहले यहाँ पे बोलस जो होता है उसको फोर्स्ड किया जाता है टू मूव थ्रू द ओरल कैविटी. ओके, उसके बाद जो दोनों स्टेज होती हैं, दोनों की दोनों इनवॉलेंट्री, यानी कि इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. जैसे ही हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि फूड अपने फेरिंग्स वाले रीजन में आ चुका है, ओरोफेरिंग्स वाले रीजन में आ चुका है, तो अपना ब्रेन जो है उसको पेरिस्टालिसिस के थ्रू वहाँ से मूव कर देता है किसके अंदर, ईसोफेगस के अंदर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, देखो, स्वॉलो इज कंट्रोल्ड बाय स्वॉलिंग सेंटर. ठीक है, जो कहाँ पर लोकेटेड होता है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा एंड लोअर पोन्स वरोली. तो ये अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वॉलोइंग सेंटर जो है ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, मेड्यूला में एंड पोन्स वरोली दोनों के अंदर. और ये दोनों अपने किसका पार्ट है, दे आर पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन. ठीक है, आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट है अपना पेरिस्टालिसिस. तो पेरिस्टालिसिस बेसिकली क्या है, रिफ्लेक्स वेव है ऑफ रिलैक्सेशन इन फ्रंट ऑफ कंटेंट फॉलोइंग अ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, तो ये कैसा होता है, बेसिकली मान लो यहाँ पे अपना फूड पाइप और ये अपना फूड पार्टिकल मान लो. तो पेरिस्टालिसिस कैसे स्टार्ट होता है, यहाँ पे रिलैक्सेशन होता है और रिलैक्स होने के बाद अचानक से ही कॉन्ट्रैक्शन, यहीं से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो फूड है ये नीचे की साइड पुश होता जाता है. ओके, तो बेसिकली ऐसे होता है अपना पेरिस्टालिसिस. अब इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि इसका भी कंट्रोल सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट है, मेड्यूला के अंदर. ओके, तो ये चीज़ आप याद रखना. और जब हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर स्टडी करेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि अपना जो डाइजेशन का मेन प्रोसेस जो होता है वो कौन परफॉर्म करता है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा. ठीक है, इसलिए क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपने ब्रेन का. अब आते हैं हम डाइजेशन ऑफ फूड पे एंड स्टार्ट करते हैं हम विद ओरल कैविटी. तो ओरल कैविटी में डाइजेशन कैसे होता है, विद एक्शन ऑफ सलाइवा. अब सलाइवा क्या है ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है. ओके, इसके अंदर प्रेजेंट होती है अपनी क्या, एंजाइम्स. कौन कौन सी, अमाइलेस. तो यहाँ पे लिख भी रखा है एंजाइम सलाइवरी अमाइलेस, जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं. एग्जाम में देखो बहुत बारी ऑप्शन दे देते हैं अमाइलेस एंड टाइलिन, और फिर दे देंगे बोथ ए एंड बी. तो उस केस में आंसर क्या होना चाहिए, बोथ ए एंड बी. ओके, इसका पीएच कितना होता है एक बार फिर से रीड कर लेते हैं. देखो, इन ओरल कैविटी फूड को मिक्स किया जाता है सलाइवा के साथ, और जब हम मिक्स हो जाता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, बोलस. ठीक है, और ये कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक, 6.8, कंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट्स. कौन कौन से, सोडियम, पोटेशियम, फ्लोरीन, क्लोरीन और बाइकार्बोनेट आयंस. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अपना अप्रॉक्सीमेटली कितना, 30% ऑफ स्टार्च जो है वो यहीं पे हाइड्रोलाइज हो जाता है और वीकेंड से उसका यहीं पे डाइजेशन हो जाता है. बचा 70%. तो 70% का डाइजेशन कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके, और कैसे होगा उसको भी हम देखेंगे.
एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपनी जो अमाइलेज एंजाइम है वो कौन से पीएच में वर्क करती है। देखो, जो गैस्ट्रिक जूस का पीएच होगा उसी पीएच में वर्क करेगी, यानी कि 6.8 यहाँ पे पीएच है, दैट मीन्स कि स्लाइटली एसिडिक मीडियम में ही ये वर्क करेगी। अब होता क्या है कि जैसे ही अपनी एंजाइम पहुंचती है कहाँ पे, स्टमक में, तो स्टमक में आपको पता है कि पीएच कितना होता है, 2 to 3.5 के आसपास। तो स्टमक के अंदर अपनी ये एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाती है और वहाँ पे बिल्कुल भी स्टार्च डाइजेशन नहीं होता। तो एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि स्टार्च का डाइजेशन स्टमक के अंदर क्यों रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पे अपनी टाइलिन और अमाइलेज एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाती है। ठीक है, फिर से क्या होता है कि पैनक्रियास जो है वो थोड़ा एंजाइम रिलीज करता है, टाइलिन अपना, जिसको हम पैनक्रियाटिक अमाइलेज कहते हैं, तो वो फिर से इनिशिएट करवाता है स्टार्च का डाइजेशन। ओके, तो आगे चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, यहाँ पे मैंने ब्रीफ में आपको बता दिया। जो स्टार्च के ऊपर अपना एक्ट करा, देखो स्लेवरी अमाइलेज, पीएच यहाँ पे दे रखा है, हमें क्या मिल गया, माल्टोस, आइसोमाल्टोस एंड अल्फा डेक्सट्रिन्स। तो ये है हमारे क्या, डायसैकेराइड्स, यानी कि 2 शुगर मॉलिक्यूल इनके अंदर प्रेजेंट होता है। माल्टोस बना होता है 2 ग्लूकोज का, ठीक है, आइसोमाल्टोस भी 2 ग्लूकोज का होता है, बस इसका कॉन्फॉर्मेशन अलग होता है। तो अब इन डायसैकेराइड्स को हम देखेंगे, आगे ब्रेक किया जाएगा किसके अंदर, मोनोसैकेराइड्स के अंदर, फिर उनका कर लिया जाएगा एब्जॉर्प्शन। ओके, अब ये भी हमने देखा था कि लाइसोसोम प्रेजेंट होता है किसके अंदर, सलाइवा के अंदर, और वो कैसा है, एंटीबैक्टीरियल। तो अब हम यहाँ पे बेसिकली चीज़ें देखेंगे कि रिपीट हो रही है, और इस चैप्टर को पढ़ने का यही बेनिफिट है कि ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर पढ़ते टाइम ही याद हो जाता है, ऐसा सब कुछ पता लग जाता है हमें। अब बात करते हैं डाइजेशन इन स्टमक की। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस थे। ओके, स्टमक के अंदर फूड को स्टोर किया जाता है फॉर नॉर्मली 4 to 5 आवर्स। तो ये अपना इंपॉर्टेंट है, स्टमक के अंदर कितने टाइम के लिए फूड को स्टोर किया जाता है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं स्टमक के, सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। इसमें क्या होता है, HCl, प्रो एंजाइम्स। HCl कौन सिक्रीट करता है, फिर से रिपीट करो, ऑक्सिनाइटिक और पैरेटल सेल्स। प्रो एंजाइम्स कौन सिक्रीट करता है, चीफ सेल्स, एमोजेनिक, ओके, एंड पेप्टिक सेल्स। ठीक है, तो अब अपना जो HCl होता है उसका मेन फंक्शन क्या है, ये प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम, कितना, 1.5 to 2.5। ठीक है, इस वजह से HCl जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल कर देता है, साथ ही साथ जितने भी हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं फूड के अंदर उनको किल कर देता है। ये बेसिक चीज़ हो गई, ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट्स को उसका फंक्शन यही पता होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे हम तो हमें यहाँ पे ये पता लगेगा कि HCl जो है ये कन्वर्ट करता है अपनी प्रो एंजाइम्स को किसके फॉर्म में, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म से उस एंजाइम को कन्वर्ट करता है उनकी एक्टिव फॉर्म में। देखो इस रिएक्शन में यहाँ पे पेप्सिनोजन जो है अपना वो क्या है, एक इनएक्टिव फॉर्म है या इनएक्टिव एंजाइम है। इसको HCl कन्वर्ट करता है किसकी फॉर्म में, पेप्सिन की फॉर्म में, यानी कि एक्टिव फॉर्म में। अब प्रोटीन्स के ऊपर यहाँ पे पेप्सिन एक्ट करता है, उसको कन्वर्ट करता है प्रोटियोस और पेप्टॉन्स में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो कहाँ पे इनिशिएट होता है, स्टार्ट कहाँ पे होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, हम देख सकते हैं स्टमक। ठीक है, ऐसे ही अपना प्रोरेनिन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रेनिन में। अब रेनिन का काम प्रोटीन डाइजेशन में नहीं होता, इसका काम क्या होता है अभी हम समझते हैं। पहले एक बारी ऊपर आ जाते हैं। अब देखो HCl के 2 फंक्शन हो गए, क्या, एक तो ये सारे बैक्टीरियाज वगैरह को किल कर रहे हैं, हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहे हैं फूड के अंदर जो प्रेजेंट है, साथ ही साथ ये अपनी प्रो एंजाइम्स को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसका मतलब हम ये कह सकते हैं अपनी ये दोनों एंजाइम्स जो हैं पेप्सिन एंड रेनिन ये वर्क करती हैं एसिडिक मीडियम में। इतना ज़्यादा फोकस हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। ओके, अब आगे देखो, वंस पेप्सिन इज फॉर्म्ड इट चेंजेस पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। अब जैसे ही पेप्सिन बन जाता है तो HCl ना भी हो ये क्या करेगा, ये बाकी के पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता रहेगा। ठीक है, लेकिन HCl जो है एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी है। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, ऑटोकैटालिक रिएक्शन, जहाँ पे उसका जो प्रोडक्ट है अपने ही सबस्ट्रेट को फिर से क्या कर रहा है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, पेप्सिन और रेनिन जो होते हैं अपने एब्सेंट होते हैं इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूरी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट ये आ रहा है, देखो, gastric juice is thoroughly mixed with food until it becomes semi-fluid mass called chyme। अभी तक फूड को क्या बोला जा रहा था, बोलस। ठीक है, अब फूड को स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स किया तो अब हम क्या कह रहे हैं, इसको काइम। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टमक के अंदर फूड को हम क्या कहते हैं, आपको ये याद रखना है। ओके, अब बात करते हैं हम फंक्शन किसके, रेनिन के फंक्शन की। तो हमने बोला कि भैया जो अपना रेनिन है ये प्रोटीन्स का डाइजेशन नहीं करता,
तो ये क्या करता है, तो ये हेल्प करता है मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में। अब देखो अपना जो मिल्क होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि अगर मान लो कि वो ऐसे ही आता है या कोई भी चीज़ आप लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो लिक्विड फॉर्म में टाइम ऑफ डाइजेशन या कह सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ डाइजेशन जो है वो सब्सटेंस को कम मिलता है। तो उस केस में क्या होगा कि पूरी की पूरी प्रोटीन्स जो है उसमें से सिर्फ कह सकते हैं 30% का डाइजेशन होगा, बाकी की ऐसी निकल जाएगी, ठीक है, अनडाइजेस्टेड। तो इसी को अच्छा करने के लिए यानी कि डाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अपने मिल्क को कन्वर्ट कर दें या किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को कन्वर्ट कर दें सेमी सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे अपना फोकस रहेगा किस पे, मिल्क पे, क्योंकि ये अपनी जो एंजाइम है ये मिल्क प्रोटीन पे ही एक्ट करती है। अब ये होता कैसे है, देखो मिल्क के अंदर प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं केसिन। केसिन के ऊपर रेनिन एक्ट करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, पैराकेसिन में। अब पैराकेसिन या इसको पैरासिजिन भी कह सकते हैं, ये रिएक्ट करता है कैल्शियम आयन के साथ जो प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर और फॉर्म कर देता है क्या, कैल्शियम पैरासिजनेट। यहाँ पे क्या लिखा है, कर्ड लिखा है। तो बेसिकली कर्ड का कह सकते हैं केमिकल फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम पैरासिजनेट। यानी कि अब मिल्क जो है अपना किस में कन्वर्ट हो गया, कर्ड के अंदर, और वी कैन से सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर। तो अब मिल्क जो है वो ज़्यादा टाइम तक एलिमेंट्री कैनाल में रहेगा और मिल्क की जो प्रोटीन है अपनी वो ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगी या ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्ट हो पाएगी। अब इस कैल्शियम पैरासिजनेट के ऊपर या पैराकेसिनेट के ऊपर एक्ट करता है अपना पेप्सिन और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, डायपेप्टाइड्स में, ठीक है। अब इन डायपेप्टाइड्स का डाइजेशन कहाँ पे होगा, तो सबका डाइजेशन होगा अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और कैसे होगा इस चीज़ को हम देखेंगे, इसके लिए भी एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें पता है कि पैनक्रियाटिक जूस भी आते हैं और बाइल जूस भी आते हैं। तो इन दोनों के अंदर भी हम सबसे पहले देखेंगे क्या, एक्शन ऑफ बाइल। तो मैंने आपको बताया था कि बाइल का क्या फंक्शन होता है, ये न्यूट्रलाइज करता है HCl, ठीक है। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, दो सॉल्ट्स तो प्रेजेंट होते हैं, बाकी और भी कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट जो न्यूट्रलाइज करता है HCl ऑफ काइम। काइम क्या था अपना, सेमी सॉलिड फ्लूइड इन स्टमक। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है इसका, इमल्सिफिकेशन। बेसिकली कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका इमल्सिफिकेशन। अब हम यहाँ पे इसमें डिटेल में स्टडी करते हैं कि इमल्सिफिकेशन बेसिकली है क्या। तो देखो ये है अपना एक फैट ग्लोब्यूल, ओके, बड़ा सा एक फैट ग्लोब्यूल है। अब फैट को डाइजेस्ट करने के लिए अपना पैनक्रियाटिक जूस जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है एक एंजाइम जिसको हम लाइपेज कहते हैं। अब मान लो ये एंजाइम जो है लाइपेज इस पे एक्ट कर रही है। अब क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है, उस वजह से क्या होगा, ड्यूरिंग डाइजेशन हो सकता है कि एलिमिनेशन होने से पहले पहले या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इतना पार्ट डाइजेस्ट हो जाए, बाकी का पोर्शन एलिमिनेट मतलब बिना डाइजेस्ट करे ही एलिमिनेट हो जाए। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा जाता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट्स। अब बाइल सॉल्ट्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं दो पोर्शन, एक होता है अपना हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, वाटर लविंग, एंड हाइड्रोफोबिक मतलब कि फैट लविंग, और वी कैन से वाटर हेटिंग, फैट लविंग। तो ये जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं अपने, ये क्या करते हैं, इस बड़े से फैट ग्लोब्यूल का रिड्यूस कर देते हैं सरफेस टेंशन और उसको ब्रेक कर देते हैं स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये फैट लविंग पोर्शन टुवर्ड्स फैट है, ठीक है, और बाहर जो है प्रेजेंट है अपना हाइड्रोफिलिक पोर्शन। अब हाइड्रोफिलिक पोर्शन जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगा वाटर, इस वजह से अपने दो फैट ग्लोब्यूल जो है एक बारी सेपरेट होने के बाद साथ में नहीं आते। अभी क्या हुआ, इनको ब्रेक कर दिया स्मॉलर पार्ट्स में, तो सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज कर गया। सरफेस एरिया किसके लिए, फॉर एक्शन ऑफ लाइपेज इंक्रीज कर गया। तो अब जो भी अपना फैट एंड डाइजेस्टेड जा रहा था उसका भी क्या हो जाएगा, डाइजेशन होगा, ठीक है। और अल्टीमेटली कौन सी एंजाइम इसको डाइजेस्ट करती है ये हम आगे देखेंगे। अभी हमने यहाँ पे ये बता दिया कि इमल्सिफिकेशन कैसे होता है और इसमें क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली एक बड़े फैट ड्रॉपलेट को ब्रेक करा जा रहा है किसमें, स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है क्या, केमिकल नेम ऑफ बिलिरुबिन एंड बिलीवर्ड। तो यहाँ पे है अपना आंसर, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोराकोलेट। यही ब्रेक करते हैं अपनी लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स को स्मॉल वंस में, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है
कि फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ओके, फिर है एक्सक्रीशन, बाइल पिगमेंट्स अपने बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ डिकम्पोजिशन, ये भी डाइजेशन के व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टिमुलेशन ऑफ पेरिस्टालिसिस कह सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज। अब एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज कैसे कर दिया, जैसे ही अपने फैट ड्रॉपलेट्स स्मॉल हो चुके हैं, अब लाइपेज जो है बेसिकली एक्टिवेट हो गया। मतलब एक मेथडोलॉजी है, कह सकते हैं टर्मिनोलॉजी यूज़ करी है कि इन फैट ड्रॉपलेट्स पे आप क्योंकि लाइपेज वर्क कर सकता है अच्छे से तो उसको एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। बाइल जो है वो कंटेन करता है नो एंजाइम बट एक्टिवेट्स एंजाइम लाइपेज। तो बाइल अपना एक ऐसा जूस है जो पार्टिसिपेट नहीं करता किसके अंदर, डाइजेशन के अंदर, बस ये क्या करता है, एंजाइम लाइपेज को एक्टिवेट करता है। तो एग्जामिनर्स का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि बाइल जो है फैट डाइजेशन करता है या नहीं करता, ठीक है। तो बाइल का फंक्शन क्या है, वो सिर्फ इमल्सिफिकेशन करता है, फैट्स का डाइजेशन नहीं करता। तो आंसर क्या होना चाहिए, नो, ठीक है। आगे मूव करते हैं, ये हमने देख लिया बाइल का रोल। अब हम देखते हैं पैनक्रियाटिक जूस का क्या एक्शन होता है। पैनक्रियाटिक जूस, तो पीएच कैसा होता है यहाँ पे, अल्कलाइन। अब इसके अंदर भी प्रेजेंट होती है पैनक्रियाटिक एंजाइम्स और सबसे पहले यहाँ पे अपनी आती है क्या, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। मैंने आपको बोला था अपना अमाइलेज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है स्टमक के अंदर या इनहिबिट हो जाता है पूरा का पूरा। तो अब डाइजेशन जो है स्टार्च का, यानी कि 70% डाइजेशन जो है स्टार्च का, वो कौन करेगा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ये भी इसको कन्वर्ट करता है माल्टोस में, आइसोमाल्टोस में, जस्ट लाइक अपर सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। फिर ट्रिप्सिनोजन एक एंजाइम होती है, ये एंटेरोकाइनेस की प्रेजेंस में ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। देखो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एंटेरोकाइनेस जो होता है वो एक्टिवेट करता है क्या, इंटेस्टाइन की एंजाइम। बेसिकली वो कॉन्सेप्ट हमने उल्टा पढ़ लिया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंटेरोकाइनेस क्या है, इंटेस्टाइन की एंजाइम है, ओके। ये एक्टिवेट करती है किसको, पैनक्रियाटिक एंजाइम को, ये कॉन्सेप्ट था। तो उसको ऊपर वाले पोर्शन में उसको आप देख लेना, यहाँ पे ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ऊपर वाला गलत है। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली अपना ट्रिप्सिनोजन, ये किसका एंजाइम है, ये पैनक्रियाटिक जूस का एंजाइम है। ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अब यूजुअली होता है क्या है कि जहाँ से सिक्रीशन हो रहा है उसी की कोई एंजाइम उसको एक्टिवेट करती है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर पैनक्रियाटिक जूस होगा और इंटेस्टाइनल जूस उसको नहीं मिलेगा तो अपनी ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव रहेगी, ठीक है। तो एंटेरोकाइनेस क्या करेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो एंटेरोकाइनेस ने ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। अब फिर से ट्रिप्सिन जो है अपना ये कन्वर्ट करता है काइमोट्रिप्सिन, ये पैनक्रियाटिक जूस का ही है, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, काइमोट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में। तो ये सारी एक्टिवेटेड फॉर्म से। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के अंदर, ठीक है। अब देखो उनके फंक्शंस क्या क्या है। प्रोटीन्स जो होती हैं उसको डाइजेस्ट करता है अपना ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। तो ये काइमोट्रिप्सिन हो गया, उसके ऊपर ट्रिप्सिन था, ये कर रहे हैं क्या, प्रोटीन का डाइजेशन। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये क्या कर रहे हैं, लार्ज पेप्टाइड्स को, यहाँ पे जो लार्ज पेप्टाइड्स मिल रही थी उसको ब्रेक करते हैं किसके अंदर, डाइपेप्टाइड्स के अंदर, और कुछ कुछ अमीनो एसिड भी मिल रही है। फिर अपनी एंजाइम इलास्टेस, जो इलास्टिन इज बेसिकली प्रोटीन, उसको ब्रेक करते हैं किसमें, लार्ज पेप्टाइड्स में। डीएनएस एंड आरएनएस एंजाइम भी प्रेजेंट होती हैं जो डीएनए एंड आरएनए को ब्रेक करती हैं किसमें, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स में एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में। अब जो भी अपने क्या क्या मिल रहे हैं देखो, हमें डाइपेप्टाइड्स मिल रहे हैं, ठीक है, एंड बेसिकली डाइसैकेराइड्स मिल रहे हैं। और हम देखेंगे इंटेस्टाइन के अंदर पैनक्रियाटिक जूस जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, मोनोग्लिसराइड्स, ठीक है, एंड डाइग्लिसराइड्स। तो अल्टीमेटली सबका डाइजेशन हम देखेंगे, ये जो डाइसैकेराइड्स वाले मॉलिक्यूल्स हैं या कह सकते हैं 2 यूनिट वाले मॉलिक्यूल्स हैं, सबको मोनोमर में कन्वर्ट किया जाएगा किसकी हेल्प से, इंटेस्टाइनल जूसेस की हेल्प से, ओके। तो अब हम देखते हैं कि इंटेस्टाइनल जूसेस का क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन, ये पैनक्रियाटिक जूस का पार्ट था, इसको इस एंजाइम ने, एंटेरोकाइनेस ने एक्टिवेट करा किस फॉर्म में, ट्रिप्सिन फॉर्म में, ठीक है। अब लार्जर पेप्टाइड्स पे एक्ट करता है एंजाइम अमीनो पेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इनके पास प्रेजेंट होती है एक एंजाइम, कौन सी, डाइपेप्टाइडेसिस। अगर ये किसी को नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज डाइपेप्टाइडेसिस। तो ये क्या करेगी, जितने भी डाइपेप्टाइड्स होंगे उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगी। फिर देखो हमें माल्टोस मिल रहा था, ठीक है, और आइसोमाल्टोस मिल रहा था, तो इसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। कौन सी एंजाइम्स ने, माल्टेस एंजाइम्स के नाम यहाँ पे लिख देते हैं हम, दिस इज माल्टेस एंड दिस इज आइसोमाल्टेस, ओके।
फिर सुक्रोज को कन्वर्ट कर दिया गया किसकी हेल्प से, सुक्रेज की हेल्प से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। लैक्टोज को कन्वर्ट कर दिया गया किसकी हेल्प में, लैक्टेज की हेल्प से किसके अंदर, ग्लूकोज एंड लैक्टोज के अंदर। फिर अल्फा डेक्सट्रिन्स जो थे, बेसिकली दीज आर डाइसैकेराइड्स ऑफ ग्लूकोज, सो इनको अल्फा डेक्सट्रिनेज की हेल्प से कन्वर्ट कर दिया गया ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। फिर हमने देखा था हमें क्या मिल रहे थे, डीऑक्सी एंड राइबो न्यूक्लियोटाइड्स मिल रहे थे, तो न्यूक्लियोटाइडेसिस की हेल्प से इनको कन्वर्ट कर दिया किसमें, न्यूक्लियोसाइड्स में एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स में। अब यहाँ पे जो हमें न्यूक्लियोसाइड्स मिले हैं उसको न्यूक्लियोसाइडेसिस की हेल्प से, न्यूक्लियोसाइडेसिस, देखो कंफ्यूज मत होना, ये है न्यूक्लियोटाइडेसिस एंड ये है न्यूक्लियोसाइडेसिस, कन्वर्ट कर दिया जाता है कहाँ पे, नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर एंड पेंटोज शुगर के अंदर। तो यहाँ पे अपना पूरा डाइजेशन वाला जो प्रोसेस है प्रोटीन्स का एंड ग्लूकोज का होता है कंप्लीट। अब हमारा सारा फोकस रहेगा किसके ऊपर, डाइजेशन ऑफ फैट्स के ऊपर, तो उसको हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ओके। फिर उसमें हम स्टडी कर लेंगे क्या, अपने जो भी हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं जीआई ट्रैक्ट के अंदर और वी कैन से एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, और फिर फाइनली हम स्टडी करेंगे अपनी एनसीईआरटी से, एक बार इसका क्विक रीड ले लेंगे और फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को स्टार्ट करेंगे, ओके। सो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच।